गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को दिया। जी। वहाँ पे हार्ड लक की वजह से 1-2 नंबर से रह जाना, तो पापा ने बोला कि यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। यार आप डिजर्व करते हो, आपको पता है एकेडमिक्स में आगे जाने के लिए। आपकी वीडियोस देखे टॉपर्स के साथ, आपके सेशंस देखे, तो आपने बहुत ही क्रिस्प में बताया हुआ था कि पीवाईक्यूज अगर आप करिए तो आपका 80% काम वहीं पे होगा। स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है। मैं आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 ईवीएस पढ़ाती हूँ। इस बार मेरे पास ट्रिमेंडस रिजल्ट आए हैं फॉर ईवीएस पेपर 2 और पेपर 1 का सेशन तो हमने कंबाइन कर ही लिया था, बट मेरे पास मेरे बहुत सारे ईवीएस के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार जीआरएफ लेकर के आ रहे हैं, नेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किसके किसके इंटरव्यूज लूं और कैसे कैसे इंटरव्यूज हम अलाइन करें। तो आज हमारे साथ सिमरन मोरल जुड़ रही हैं जो मेरी स्टूडेंट है ईवीएस की, और इन्होंने ईवीएस के अंदर अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है इस बार। तो सिमरन, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है हमारी प्लेटफॉर्म पर एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस विक्ट्री, ऑन दिस विन। जब रिजल्ट आया जिस दिन और आपने रिजल्ट देखा, हाउ डिड यू फील? लाइक क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है? आपको पहले से लग रहा था कि शायद क्वालिफाई हो जाएगा, या आपको कुछ डाउट था, या आप कॉन्फिडेंट इनफ थे कि हाँ इस बार तो मेरा जेआरएफ हो ही जाएगा? लाइक रिजल्ट आया और आपने देखा, उसके बीच में जो दिमाग में जद्दोजहद चलती है, व्हाट वर यू लाइक फीलिंग एंड गोइंग थ्रू? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ऐसा था कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने प्रिपरेशन भी काफ़ी लेट शुरू करी थी। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन ऐसे धक-धक तो हो ही रही थी, पता नहीं क्या होगा। कट ऑफ भले ही आ गई थी पर उससे पता नहीं चलता, और फाइनल आंसर की से मैंने मैच नहीं करे थे अपने आंसर्स, बस प्रोविज़नल से करे थे। तो मुझे लग रहा था कि एक भी नंबर इधर-उधर हुआ तो हो सकता है जेआरएफ रह जाए या नेट रह जाए, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी। और ऊपर से वेबसाइट इतनी बढ़िया है कि वो चलती ही नहीं है। मैंने रात को 2-2 बजे तक चेक करा, वो चल ही नहीं रही थी। सुबह ओह! मैंने लाइक 9 बजे चेक करा, तब भी नहीं चल रही थी। हुँ, फिर मुझे लगता है शायद 12:30 या 1 के करीब चली वेबसाइट, तब हुँ। मैंने चेक करा, और तब आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो जेआरएफ हो गया। ये बिग एक्सपेक्ट विन। मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी कि जेआरएफ हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसे मन में नहीं सोचा था कि इतना हो ही जाना चाहिए, हुँ। क्योंकि पापा ने बोला था फॉर्म भर दो, मैंने फॉर्म पापा के कहने पे ही भरा था। बिना सोचे के भरा था। जी। देखा, पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। पेरेंट्स विल नेवर थिंक बैड फॉर देयर चिल्ड्रन। और जी, मेरे साथ भी यही होता है एक्चुअली। माय फादर इज आल्सो लाइक दिस कि यार बेटा तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा, जी, यू जस्ट गो फॉर इट, फॉर्म भर दो, पढ़ लो, यू हैव द कैलिबर, यू हैव दैट पोटेंशियल, हो जाएगा। मतलब जी, पेरेंट्स ओवर एस्टिमेट नहीं करते अपने बच्चों को, बस उनकी रियल वैल्यू जो है ना वो पेरेंट्स को पता जी, होती है। सो कुडोज टू यू फॉर हैविंग सच सपोर्टिव पेरेंट्स। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? मतलब आप हमेशा से ही मास्टर्स आपका ईवीएस में रहा है, बायोलॉजी वाला ही बैकग्राउंड था या कुछ डिफरेंट था? मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो हिंदू कॉलेज से बॉटनी में करी। उसके ओके, बाद मैंने हंसराज कॉलेज से मास्टर्स करी बॉटनी में ही। ओके। उसके बाद 1.5 साल मैंने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को दिया। जी, पर वहाँ पे हार्ड लक की वजह से 1-2 नंबर से रह जाना, तो पापा ने बोला कि यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। तो ट्रू। प्लान बी के लिए मुझे लगा कि ईवीएस और इकोलॉजी, मतलब मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा अलाइनमेंट ज़्यादा फ़ील होता था कंपेयर जी, टू द प्योर साइंसेस। तो जी। मैंने सोचा चलो ईवीएस से ट्राई करते हैं, उसके बाद सीएसआईआर नेट बाद में देखेंगे। तो मैंने इस करके फिर ईवीएस में यूजीसी नेट दिया। यार आप डिजर्व करते हो, आपको पता है एकेडमिक्स में आगे जाने के लिए हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, डीयू के टॉप कॉलेजेस से आप पढ़े हो, और अब मतलब एक्चुअली आपको इन्हीं यही कॉलेज आपको वापस बुला रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपका कंट्रीब्यूशन ईवीएस की तरफ, पीएचडी की तरफ। प्लस ईवीएस के अंदर तो बहुत सारा आपके पास में स्कोप बन जाता है फॉरेन में जाकर के भी पीएचडी करने का। फॉरेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ईवीएस को लेकर के ज्यादा है। तो जैसा आपका ओरिएंटेशन है, जैसे आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे हो, आपने इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अपनी बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट करी है, तो आई थिंक आप ऑलरेडी उस लैडर पे हो। मतलब ऊपर ही हो आप कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल स्टडीइंग इन इंडिया। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड आपको मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। वैसे तो आई एम तो लाइक वेरी हैप्पी लाइक लिसनिंग टू योर लाइक एकेडमिक जर्नी। अभी जितना आपने मुझे बताया है, वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली।
पेपर 1 में आपने मुझे बताया कि आपके 40 क्वेश्चन सही थे। ऑलमोस्ट आपने 80 स्कोर किया है पेपर 1 के अंदर और यस मैम, जब प्रोविजनल आंसर की से मैच करा था तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस सही थे मेरे पेपर सही, 1 में। ठीक है। तो पेपर 1 का क्या रोल रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ गाइड करो क्योंकि यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट कि पेपर 1 कैसे रोल प्ले करता है आपके जेआरएफ में? तो मुझे लगता है पेपर 2 का जो रोल होता है वो बस आपको नेट दिलाने तक होता है। जो जेआरएफ वाला रोल होता है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेपर 1 का होता है। क्योंकि जी। पेपर 1 में एक तो पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आता है कि ये हुँ, टॉपिक्स हैं और इससे क्वेश्चंस आने ही हैं। जैसे हाँ, नहीं, डीआई है तो उससे क्वेश्चंस आने ही हैं। आपका जी, कॉम्प्रिहेंशन उससे क्वेश्चंस आने ही हैं। टीचिंग मेथड्स हो गए, आईसीटी हो गए, तो ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत ही कम टाइम में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और वो आपको आरओआई बहुत अच्छा देता है ट्रू, कंपेयर टू पेपर 2। तो पेपर 2 में मेरे को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे परफ़ॉर्म कर पाओ। बट अगर आप पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो जेआरएफ की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या राइट, राइट, आई अलाइन विद योर थॉट्स। मेरा अगला सवाल है आपके लिए कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? लाइक आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? आपने कैसे अपना टाइम मैनेज किया है? आपने क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज़, यूट्यूब पर आप मेरी क्लासेस भी देखते थे। तो आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है फॉर 6 हो आई थिंक 6 मंथ्स आपने दिया तैयारी को अपने? नो मैम, इट वाज़ 20 डेज़ व्हाट? क्योंकि उससे पहले मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस अलाइन्ड अप थे, तो ओह! मैंने बस 20 डेज़ दिए थे और ये तो अलग ही माइलस्टोन है कि आप मुझे ये बता दो आप मुझे क्या-क्या सरप्राइज़ देने वाले हो आज के इस सेशन में। इन मेरी जस्ट लास्ट 20 डेज़ यू हैव क्वालिफाइड योर जेआरएफ, दैट्स डेज़ इनसेन। तो बताओ भाई 20 दिन में कैसे करते हैं जेआरएफ क्वालिफाई? इसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पहली बात ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रिज़ल्ट से अटैच कर लेते हैं, तो शायद प्रेशर कहीं न कहीं बिल्डअप हो जाता है। तो ट्रू, मुझे लगता है पहली चीज़ ये मेरे लिए वर्क करी कि मेरे पास प्रेशर ज़्यादा नहीं था कि मुझे करना ही है या पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो उसका कोई लोड था या कुछ ऐसा बैगेज था। तो फर्स्ट तो ये था कि बिना प्रेशर के करा। दूसरा मैंने देखा कि क्या-क्या कर सकते हैं। तो आपकी वीडियोज़ देखी टॉपर्स के साथ, आपके सेशंस देखे। तो आपने बहुत ही क्रिस्प में बताया हुआ था कि पीवाईक्यूज़ अगर आप कर लिए तो आपका 80% काम वहीं पे होगा। फिर आपने सामने मतलब सारे ईयर वाइज़ पीवाईक्यूज़ करवाए हुए थे, टॉपिक वाइज़ इवन। तो और आपकी जो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम वाली क्लासेस चलती थी, मैराथन सेशंस चलते थे। तो मैंने ये करा कि मैम की जो आपकी एक और क्लास थी जो 10 यूनिट्स की आई थिंक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली, हाँ, हाँ। तो वही करी मैंने और बस उसी पे स्टिक रह के मैंने उसको बार-बार रिवाइज़ करा। ज़्यादा इधर-उधर नहीं भागी क्योंकि बुक्स ऑफ कोर्स पढ़ने का टाइम भी नहीं था। ट्रू, तो जो वहाँ से मुझे समझ में आता गया, तो वो मैं नोट करती गई, उसी को बार-बार रिवाइज़ करती गई और पेपर 1 भी आपकी वज़ह से ही स्ट्रॉन्ग हो पाया। बाकी डीआई और मतलब वो सब मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो सीसेट वगैरह के लिए पढ़ते हो, इतना हाँ, लेवल हो जाता है कि आपको यूजीसी नेट वाला लेवल उतना टफ नहीं हार्ड लगता। नहीं लगता, हाँ, सही बात। ट्रू दैट, और ट्रू दैट। बाकी और पेपर 1 के लिए मैंने बस आपकी क्लासेस देखी और कुछ नहीं देखा और पेपर 2 भी इवन बस आपकी क्लास। यस, तो पेपर 1 और पेपर 2 जिसका ईवीएस है, अंशिका मैम यहाँ है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 ईवीएस के लिए तो मैं हूँ ही आप सभी के लिए। सिमरन आप ये मुझे बताइए कि आपने ये जो अप्रोच यूज़ की है कि हम चलो पीवाईक्यूज़ करेंगे, तो सिर्फ पीवाईक्यूज़ देख कर के तो नहीं होता मतलब अगर हम एक अ, आईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें एनालाइज़ तो करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को। तो आपके पास जो प्रीवियस आपकी नॉलेज रही है बॉटनी की क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आपने बॉटनी में किया है ऑनर्स बॉटनी ऑनर्स में आपने ग्रेजुएशन किया फिर आपने मास्टर्स किया तो कहीं ना कहीं वो जो बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड था दैट हैज आल्सो हेल्प्ड यू अ लॉट इसमें ईवीएस के अंदर जो आपका जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया या फिर स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया ईवीएस के अंदर जो थोड़ा सा टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें आपने क्या किया प्लस अगर आपने कोई यूनिट छोड़ दी कि आपको लगा कि यार ये नहीं पढ़ना मुझे या मतलब जैसे स्मार्ट स्टडी हम बोलते हैं कि सब नहीं पढ़ना है 20 का 20 यूनिट नहीं पढ़ना है कुछ चीजें आप छोड़ दो स्मार्ट स्टडी करो तो आपने वो वैसा कुछ किया या क्या कैसे किया आपने मैम जैसे एक तो ये होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि आप स्किप करो, वो नहीं चाहता कि आप उस पे मतलब आप टाइम उसे वेस्ट करो अटेम्प्ट करो। जी, तो अगर आपने वहाँ पे आप स्टक हो गए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आप शायद 150 क्वेश्चंस इवन देख भी नहीं पाओ और हो सकता ट्रू है लास्ट में
ऐसे क्वेश्चंस हो जो ईज़ी हो, जो एग्ज़ामिनर एक्चुअली रखे हों कि ये सॉल्व करने हैं आपको। तो इस तरीके से अपने एग्ज़ाम का जो टाइम है वो मैनेज करना है। तो आई थिंक एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रू। कि आपने कहीं रुकना नहीं है, आपको जल्दी-जल्दी करते जाना है और कहीं किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि चलो ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चांस डेफिनिटली लेना चाहिए। तो आप वो मार्क को रिव्यू करके उस पे वापस आ सकते हो इफ द टाइम अलाउज़। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप एकदम से ही शुरुआत में उसको 1-2 मिनट दे दो और फिर बाद में जो ईज़ी पोर्शन हो या ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हो आप देख ही नहीं पाओ। तो एटलीस्ट आप ये एम रखो कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर तो देख ही लो, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन होता है वो इसीलिए होता है कि बाद में उस क्वेश्चन पे बाद में विज़िट कर सको। तो मेरे लिए यही वर्क करा, मैंने 1 गो में पेपर करा पहले, फिर उसके बाद जैसे-जैसे ऐसे ब्रेकर्स आते रहे स्पीड ब्रेकर्स की, अच्छा ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, जैसे ईवीएस में कुछ कैलकुलेटिव हाँ, हाँ। न्यूमेरिकल्स आ गए थे। तो मुझे लगा कि अच्छा ये अभी मेरे को शायद टाइम लगेगा, तो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। प्लस इस बार ऐसे क्वेश्चन्स भी आए थे मैच वाले कि आपको हाँ। टेबल दी हुई है, आपने मैच करना है। तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि अगर आपको तभी एकदम क्लिक नहीं कर रहा, तो आप उसको सोचते रहोगे कि यार ये इसके साथ भी तो हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें थोड़ी-सी भी डाइसी सिचुएशन है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। उसके बाद फिर आप उसको बाद में विज़िट कर सकते हो। यस, दैट्स वेरी लाइक वेरी कमेंडेबल एक्चुअली। ये मतलब बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोचा हुआ लग रहा है, मतलब कि आपने जैसे बताया ना, ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई, आई एम टॉकिंग टू समबडी हु हैज पुट हर लाइक एफर्ट्स एंड एवरीथिंग इन द एग्जामिनेशन एंड लाइक वो आपको जो आउटपुट मिला है इन द फॉर्म ऑफ जेआरएफ, वो मतलब नज़र आ रहा है कि ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपकी बातों में ही वो इंटेलिजेंस मुझे नज़र आ रही है कि यार हुँ, मतलब इस इंसान को पता है, शी एग्ज़ैक्टली नोज़ व्हाट शी हैड टू डू इवन बिफोर द एग्ज़ामिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आल्सो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, उनको एंग्ज़ियस हो जाते हैं, तो वो हड़बड़ी में गलत भी कर देते हैं। एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया और फिर वो बाकी क्वेश्चन्स उनके रह जाते हैं। सो दैट्स एक्चुअली लाइक टॉप नॉच स्ट्रैटेजी है एक्चुअली। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो ये सारे सेशंस, हम बस ये नहीं कर रहे हैं कि आपको टॉपर स्टॉक दिखा रहे हैं कि भाई हमारे टॉपर्स है। ये टॉपर टॉक इसीलिए आती है, इसीलिए हम लेकर आते हैं ताकि आप इनके विजन को समझ सको, इनका क्या विजन रहा, इन्होंने कैसे चीजों को किया है और शायद इनका कुछ ना कुछ विजन कंबाइन करके आपके लिए भी आगे हेल्पफुल हो सके। सिमरन, लास्ट जाते-जाते आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी आगे की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपको एक उनको गाइडेंस लाइन एक लाइन में उनको गाइडेंस देना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? मैम पहले तो यही है कि आपने बिल्कुल आप पहले तो आपने घबराना नहीं है और दूसरा ये कि आपने हर एक टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। आपको अपने खुद के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं और देखना है उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का एक्चुअल एग्जाम में क्या वेटेज है। कि ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपको अच्छा लगता है, पढ़ ही जा रहे हो उसको, जबकि एग्जामिनर उस टॉपिक को 2 साल में 1 बार पूछ रहा है या 3 साल में 1 बार पूछ रहा है। तो यहीं पे टीचर की गाइडेंस हेल्प करती है क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं और वो हमारे बस की बात नहीं कि हम इतने कम टाइम में सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें, फिर ये भी सोचे कि एग्जामिनर ने क्या थॉट लेके इस क्वेश्चंस को बनाया होगा, या फिर फ्यूचर में क्या थॉट प्रोसेस रहने वाला है एग्जामिनर का कि ठीक है मुझे इस टॉपिक से इतना इन डेप्थ में पूछना है और इस टॉपिक से बस ऊपर ऊपर से पूछना है। तो आई थिंक ये यहाँ पे एजुकेटर का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो ट्रस्ट योर सोर्सेस, ट्रस्ट मैम, हो जाएगा। Thank you so much. Like I had such great time, Abhi, talking to you. Like, you are such a pure soul, such a wonderful person. You deserve all the happiness, you deserve all the win that you have, Abhi. और आगे आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, I hope कि आपको वो चीज़ मिले. I wish and I pray for your success ahead. आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर आप उसमें भी जाना चाहते हो, वो भी आपको मिले. सब कुछ आपके लिए अच्छा-अच्छा हो जाए. अभी जेआरएफ हो गया है. इसको लेकर के भी आप आगे बढ़ो बिल्कुल, बाकी अपनी प्रिपरेशन, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देते रहो और आप जा सकते हो पीएचडी में, मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर पोटेंशियल है और बिल्कुल ट्राई करना और जेआरएफ हुआ है वो बहुत बड़ी बात है ईवीएस के अंदर। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली, टू यू एंड एवरीबody who has supported you. Congratulations to me as well for having such a student who has qualified her JRF. So yeah, thank you so very much, Simran. Thank you so much for joining our session. Take care, bye bye, and all the very best for your future. Thank you. Thank you. Thank you for having me. All pleasure is all mine.